article delves into the fascinating world of atoms, covering various topics from the CBSE Standard 12 syllabus, as well as IIT NEET physics and other state boards. It offers a comprehensive discussion on important concepts such as impact parameter, scattering angle, and the number of alpha particles emitted. Furthermore, it explores Rutherford's atomic model, shedding light on its merits and demerits. With a focus on knowledge explanation, this video provides a concise, yet informative overview of these key topics. ओके, सो बच्चा पार्टी आप लोगों का दशहरा खत्म, दिवाली खत्म, गणपति खत्म, और कुछ है लाइन में? ईद उद कुछ और है? नहीं, अभी ईद कुछ और बाकी है इस साल का? नहीं। और क्रिसमस? चलिए, यहाँ तो कोई है नहीं। तो ज़रा आपका आने वाली जो प्रीलिम्स वगैरह हैं उनके लिए तैयारियाँ चालू कर दीजिए कि हो जाना चाहिए अभी तक तो, क्योंकि आई सपोज दिसंबर तक सबका एक एक प्रीलिम्स तो कम से कम हो जाएगा, राइट? स्कूल वाले जितना कराएंगे वो उनके ऊपर है, लेकिन कम से कम एक प्रीलिम्स तो सबका होना ही बनता ही है दिसंबर तक। एंड आई वांट यू टू स्कोर एज मच। आपका जो प्रीलिम्स होता है ना स्कूल में, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, कोई भी स्कूल के हो आपका जितना भी मार्क्स आएगा उसके कम से कम 10% ज़्यादा आपका, अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुआ तो उससे 10% ज़्यादा आपका एक्चुअल में आता है, 10 से 15%, ज़्यादा नहीं, ठीक है? अगर किसी स्कूल ने बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग की हो रही तो शायद 15% आपका ज़्यादा आ सकता है प्रीलिम्स में। तो इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग द बोर्ड्स, प्रीलिम्स को टारगेट कीजिए। ऑलवेज टारगेट द प्रीलिम्स। आप प्रीलिम्स को टारगेट करेंगे ना तो अपने आप बोर्ड्स में मार्क्स आएंगे। मैं आपके अलग अलग स्कूल में अलग अलग पैटर्न से चेकिंग होती है, कहीं पे बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, कहीं पे कम, कहीं पे क्वेश्चन पेपर बहुत स्ट्रिक्ट बनता है, कहीं पे थोड़ा इजी बनता है, बट ओवरऑल मैं आपको बोल रहा हूँ 10 से 15% के रेंज में है। जितना ज़्यादा आप प्रीलिम्स में अच्छा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके बोर्ड्स में अच्छा होगा, ठीक है? सो अभी मैंने किसी से मांगा था कि क्या क्या बाकी है, इनको देने को टाइम नहीं हुआ, खैर मैंने खुद ही निकाल लिया। तो जो भी है आपका, मैं बिफोर 29, आपका 29 को है ना, 27 तक मैं ख़त्म कराने की कोशिश करूँगा, इंक्लूडिंग बायो और फिजिक्स। केमिस्ट्री तो आपका पूरा पूरा हो गया है, कुछ बाकी है इस तरफ, चेक करके बताइए कुछ बाकी है। कौन सा? मालूम ही नहीं है इनको भाई साहब। ज़रा घर पे जाकर बुक खोलिएगा, उसमें चैप्टर्स चेक करके बताइएगा कुछ बाकी है क्या, ठीक है? मैंने CBSE का केमिस्ट्री शायद ख़त्म हो गया है, कुछ बाकी है जो चैप्टर्स मैंने देखे हैं। आपका फिजिक्स का थोड़ा बहुत ज़्यादा पोर्शन बाकी है, मैथ्स और बायो तक का तो हो जाएगा, ठीक है? 27 तक मैथ्स और बायो कंप्लीट हो जाएगा। फिजिक्स शायद आपका इक्का दुक्का टॉपिक रह जाए, ठीक है? तो आई विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ। 27 तक की बात कर रहा हूँ, उसके पहले, ठीक है? ओके, सो हम पढ़ रहे थे भाई साहब यहाँ पे एटम्स एंड न्यूक्ली। आपका भाई साहब कंबाइंड चैप्टर है स्टेट बोर्ड में, और एटम्स और न्यूक्ली अलग अलग चैप्टर्स हैं आपके CBSE में। हमने कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस की थी रदरफोर्ड के मॉडल में। रदरफोर्ड के मॉडल में क्या किया जा रहा था? अल्फा पार्टिकल को डायरेक्टली गोल्ड फॉइल पे बॉम्बार्ड किया जा रहा था, ठीक है? अभी गोल्ड फॉइल हो या कोई भी एटम हो, जहां पे हमने Z को लिया था उसका एटॉमिक नंबर, अल्फा पार्टिकल है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा भाई साहब? 2, ठीक है? और एटॉमिक मास नंबर कितना हो जाएगा? 4, ठीक है? क्लियर है? ओके। तो इसका चार्ज कितना है भाई साहब? 2 × 1.6 × 10⁻⁻19, ये इसका चार्ज है कूलम। क्लियर है? अल्फा पार्टिकल का चार्ज है, ठीक है? अल्फा पार्टिकल जब भाई साहब आ रहा, तो यहाँ पे कुछ चीजें हमने ऑब्जर्व की थी। क्या क्या थी भाई साहब? आपका समझ लो, ये अल्फा पार्टिकल है, गोल्ड फॉइल है, यहाँ पे इस एटम को बेसिकली स्ट्राइक कर रहा है। लेट्स से यहाँ पे भाई साहब आपका ये एक न्यूक्लियस है जहां पे वो स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है? लेट्स से दिस इज बेसिकली कहाँ गया भाई साहब? ये गोल्ड फॉइल का एक एटम है, ये गोल्ड फॉइल का एक एटम है, ठीक है? इस गोल्ड फॉइल के एटम को भाई साहब अलग अलग जगहों से आपके अल्फा पार्टिकल्स अप्रोच कर रहे हैं। सो कहीं पे आपका भाई साहब ये सीधा हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। जहां पे भी हेड ऑन कोलिजन होगा वहां पे जिस रास्ते वो आया था उसी रास्ते वापस जाएगा, ठीक है? जिस रास्ते आपका अल्फा पार्टिकल आ रहा था, जिस रास्ते आपका अल्फा पार्टिकल भाई साहब आ रहा था उसी रास्ते वो वापस जाएगा, ठीक है? इट्स कॉल्ड 180 डिग्री टर्न, लेकिन इसकी मात्रा बहुत 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 कम होती है, ठीक है? वेरी लेस, ठीक है? डेविसन ग्रामर के एक्सपेरिमेंट में क्या था कि यहाँ पे पूरे इसमें ऐसे एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन से पूरे स्किंटिलेशंस को रिकॉर्ड किया गया, जहां पे भी स्किंटिलेशंस या चमक प्रोड्यूस हुई, ठीक है, उस चीज को रिकॉर्ड किया गया। और उस चीज की रिकॉर्डिंग के हिसाब से हमने देखा कि अलग अलग एंगल्स पे स्कैटरिंग होती है।
एक एंगल की जो स्कैटरिंग है वो 180 डिग्री है, और ये तभी होगा जब भाई साहब आपका अल्फा पार्टिकल इज ऑन अ हेड ऑन कोलिजन, ठीक है, हेड ऑन कोलिजन विथ द मेटल फॉइल। अब यहां पे उन्होंने रदरफोर्ड ने गोल्ड लिया था, लेकिन हम ले लेते हैं मेटल फॉइल। किसी मेटल फॉइल पे जब हेड ऑन कोलिजन पे वो आ रहा है, अल्फा पार्टिकल क्या है भाई साहब, हीलियम होता है। हीलियम अल्फा पार्टिकल बेसिकली इज व्हाट पीपल आर, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम व्हिच हैज बीन नॉक्ड ऑफ ऑफ इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। हीलियम में भाई साहब आपके 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और इनका भाई साहब 2 न्यूट्रॉन्स होता है। तो एटॉमिक मास इसका क्या हो जाएगा 4, एटॉमिक नंबर हो जाएगा 2। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस। इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 इकलौते इलेक्ट्रॉन्स जो थे उसको उड़ा दिए जाते हैं, ठीक है। अगर उड़ा दिया जाता है तो क्या बचता है भाई साहब आपका He2+, ठीक है, He2+ बचता है। He2+ मतलब ये पूरा पूरा क्या है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का एक पार्टिकल है, ठीक है। इट्स बेसिकली अ चार्ज्ड पार्टिकल having 2 units of positive charge, having 2 units of positive charge, ठीक है, having 2 units of positive charge। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट सर रिकैप है, ठीक है। तो यहां पे जैसे ही ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को हेड ऑन कोलिजन के लिए आएगा, ये आपका गोल्ड फॉइल है या कोई भी मटेरियल है, जो मटेरियल है लेट्स से उसका एटॉमिक नंबर हमने Z ले लिया है, ठीक है, एटॉमिक नंबर हमने Z लिया। जब भी वो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को अप्रोच करेगा, अगर हेड ऑन कोलिजन होगा तो वो वापस उसी रास्ते चला जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस डिस्टेंस नोन एज, अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, हाँ जी, नहीं R0 को क्या बोलेंगे, R0 तो नाम है उसका, चलिए R0। देखिए फिजिक्स में ना आप कोई भी नाम उठाकर दे सकते हैं, कहीं पे हम चीजों को अल्फा बोलते हैं, कहीं पे बीटा बोलते हैं, कहीं पे गामा बोलते हैं, कुछ मतलब इसमें वो नहीं है, तारतम्य नहीं है। जो चीज अल्फा एक चैप्टर में बोली जा रही है, दूसरे चैप्टर में दूसरे कॉन्सेप्ट में उसको अल्फा बोला जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई साहब R0 अगर आपने बोला तो वो R0 ही रहेगा, ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम आप दे सकते हैं। व्हाट बेसिकली R0 मींस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको हम बोलेंगे भाई साहब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पीपल, व्हेन एन अल्फा पार्टिकल इज ऑन अ हेड ऑन कोलिजन मोड विद द न्यूक्लियस ऑफ अ मेटल फॉइल, it reaches a certain point beyond which it retraces its path, ठीक है। This distance from the center of the nucleus would be known as the distance of closest approach। ये हो गया आपका distance of closest approach, ठीक है। अभी कुछ अल्फा पार्टिकल्स भाई साहब कैसे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे आएंगे और चले जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये इनका जो घूमना होता है इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज द स्कैटरिंग एंगल। ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका स्कैटरिंग एंगल, दिस इज नोन एज द स्कैटरिंग एंगल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, स्कैटरिंग एंगल क्या हो गया, समझ में आता है पीपल, ठीक है, दिस इज नोन एज द स्कैटरिंग एंगल, ओके। एक और चीज जो हमने पढ़ी थी वो था क्या, इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है भाई साहब, इंपैक्ट पैरामीटर होता है आपका ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है भाई साहब, इसको हम बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज इंपैक्ट पैरामीटर। सो ये तमाम चीजें हमने डिस्कस की थी, ठीक है, ओके। तो अल्फा पार्टिकल का जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड प्रपोज द फॉलोइंग मॉडल ऑफ एन एटम। सो 99% भाई साहब आपके जितने भी रेज थे वो सीधा गए विदाउट शोइंग एनी डेविएशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर in which the entire positive and almost the whole mass of the atom are concentrated, this core is called the nucleus, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है भाई साहब, और जैसे मैंने आपका बताया कि न्यूक्लियस का कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो एक बड़े से फुटबॉल फील्ड में उसके सेंटर पे अगर आप एक राई का दाना रख दें, ठीक है, एक छोटा सा राई का दाना, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, तो उसका जितना साइज होता है एक एटम में भी न्यूक्लियस का उतना ही कंपेरेबल साइज होता है, ठीक है। So understand, it is nothing as compared to the entire size, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस भाई साहब यहाँ पे, लेकिन इसी न्यूक्लियस में पूरा पॉजिटिव चार्ज है और इसी न्यूक्लियस में पूरा जो एटम का मास है वो है। एटम का मास कभी भी आपके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स का हार्डली एक इलेक्ट्रॉन का मास भाई साहब कितना है, 9.1 into 10 raised to minus 31 kg, दैट इज बेसिकली द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ऐसे 100 भी इलेक्ट्रॉन होंगे किसी एटम में तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, कुछ वेट ही नहीं है इसका। तो एटम का जो मास है वो ज्यादा करके होता है भाई साहब प्रोटॉन के मास से और न्यूट्रॉन के मास से। तो इस न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। सो रदरफोर्ड ने जो ये बोला, रदरफोर्ड की थियरी में भी कुछ गलतियां थी जो हम पढ़ेंगे,
लेकिन ये थियरी आज भी एप्लीकेबल है। न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड ने जो भी बोला वो 100% सच आज भी है, कल भी रहेगा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बोला कि एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर इन विच द एंटायर पॉजिटिव चार्ज, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में स्थित है, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट द होल मास ऑफ द एटम, एटम का जो एंटायर मास है, हालांकि एटम का फैलाव बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका जो मास है, जिसके वजह से उसका मास है, वो कहां पे है भाई साहब, उसके सेंट्रल कोर न्यूक्लियस में। किसी ने क्रिकेट बॉल देखा है भाई साहब, उसको फाड़ा है कभी, लेदर बॉल जो होता है, तो उसके अंदर क्या निकलता है, एक और छोटा सा बॉल निकलता है, देखो, और उसी बॉल की वजह से मास होता है। समझ में आ रहा है? ये ऐसा ही कुछ एटम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। हालांकि जो उसके अंदर से बॉल निकलता है उसका कंपैरेटिव साइज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन न्यूक्लियस के मास की वजह से ही एटम का मास है। हालांकि न्यूक्लियस बहुत छोटा है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, उनके मास की वजह से ही एटम का मास है। क्योंकि एक प्रोटॉन का मास ऑफ अ प्रोटॉन इज, और रादर मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1/1850 द मास ऑफ अ प्रोटॉन, ठीक है। एक, या हम बोल सकते हैं मास ऑफ वन प्रोटॉन इज इक्वल टू 1850 टाइम्स द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के मास से 1800 टाइम ज्यादा है एक मास, एक प्रोटॉन का मास, ठीक है। इन सब चीजों पे हमको नहीं देखना है, हमको सिर्फ यहाँ पे रदरफोर्ड के मॉडल पे जो इम्पैक्ट पैरामीटर है और स्कैटरिंग एंगल है वो किन चीजों से बनता है, उस पे क्या न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हमको समझना है, ठीक है। ये सब हम केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ चुके हैं, और ये कोई आप 11th में नहीं पढ़े, ये सब 8th 9th 10th में निपट चुका है, ठीक है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर, इसको हम फर्मी मीटर भी बोलते हैं, 1 फर्मी मीटर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ सूटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो दैट, तो आज की तारीख में भी ये सही है, ये भी सही है। यहां पे भाई साहब रदरफोर्ड गलत हो गए, और ये क्यों गलत हुए वी विल अंडरस्टैंड, ठीक है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ सूटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो दैट द टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज। नहीं, ये भी सही है भाई साहब, ये भी सही है, चौथा वाला गलत होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, so that the total negative charge is equal to total positive charge on the nucleus and the atom as a whole is electrically neutral। हर एक एटम भाई साहब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, आप किसी भी चीज को छुएंगे तो आपको करंट नहीं लगता है, हालांकि उसमें चार्जेस हैं, ठीक है। द रीजन बिहाइंड दिस इज बिकॉज the number of electrons that have contributed to the formation of that atom is equal to the number of protons that have contributed to the formation of the atom। तो उस एटम के अंदर जब तक आपने कोई इलेक्ट्रॉन से छेड़खानी नहीं की है, तब तक जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इक्वल है, और इसीलिए वो एटम क्या है भाई साहब, आपका न्यूट्रल है। आर बी क्लियर? हर एक एटम इस वजह से न्यूट्रल है। एटम इस वजह से न्यूट्रल नहीं है कि उसके अंदर कोई चार्जेस नहीं है, एटम इस वजह से न्यूट्रल है कि उसके अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से एटम न्यूट्रल होता है। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझम। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यहाँ पे रदरफोर्ड गलत हो गए, ठीक है, और यहाँ पे रदरफोर्ड गलत हो गए, इसीलिए भाई साहब आपका आया बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल में भी कुछ फेलियर्स थे, उसके बाद आया भाई साहब आपका हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तमाम चीजें आती रही, ठीक है, और शायद आगे चल के भी आती रहेंगी, क्योंकि आज की तारीख में भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के खुद के लिमिटेशंस हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अभी तक पूरा समझा नहीं जा सका है, ठीक है। मतलब हम एकदम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकते हैं कि वॉट एवर अमाउंट ऑफ नॉलेज वी हैव अबाउट द एटम एंड इट्स ओरिएंटेशन इज 100% करेक्ट। Although we have reached to a large extent the correct model of an atom, but still we are not sure about it, ठीक है। हो सकता है कल कुछ और चेंजेस आए। ये जितनी भी स्टडीज आप देख रहे हैं यहाँ पे, कुछ 1-2 साल का कमाल नहीं है, 200-300 साल लग गए इन स्टडीज के लिए। डाल्टन की खुद की थियरी, जिसमें 90% चीजें आज की तारीख में गलत हैं, ठीक है, वो थियरी 100 साल चली, वो थियरी 100 साल चली। तो आपका ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जिस भी तरीके से आप पढ़े, फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से पढ़े, केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पढ़े, इनमें सारी जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट ऑन अ 1 or 2 years of theoretical experience or experimental experience. It is from a very large number of experiments that have been repeatedly performed by scientists over a very long period of time, ठीक है। यहां पे रदरफोर्ड गलत हो गए। इनका मानना है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं भाई साहब, रिवॉल्व कर रहे हैं। कहां पे रिवॉल्व कर रहे हैं? एटम के आजू बाजू रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट्स जस्ट एज प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। तो सन के आजू बाजू जो प्लैनेट्स का रिवोल्यूशन होता है, लगभग ऐसा ही कुछ रेवोल्यूशन इलेक्ट्रॉन्स का भी होता है। और जैसे रेवोल्यूशन करते समय इलेक्ट्रॉन का अपना प्लैनेट का एक रोटेशन भी होता है और रेवोल्यूशन भी होता है। मतलब प्लैनेट ऐसे नहीं घूम रहे हैं, प्लैनेट ऐसे 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 स्पिन करते हुए घूम रहे हैं, ठीक है। तो रोटेशन भी हो रहा है और रेवोल्यूशन भी हो रहा है, ऐसा ही इलेक्ट्रॉन्स का भी हो रहा है, ऐसा रदरफोर्ड ने बोला, ठीक है। ओके,
The centripetal force required for the revolution is provided by the electrostatic attraction between the electrons and the nucleus. ये पोर्शन आज भी करेक्ट है, ये पोर्शन जो है ये आज भी करेक्ट है. देखो सेंट्रिपिटल फोर्स किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन करने के लिए, ठीक है, किसी भी बॉडी को भाई साहब सर्कुलर मोशन करने के लिए अगर कोई बॉडी है और किसी एक्सिस पे वो सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है, इस सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करने के लिए एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी. बोलो क्यों भाई साहब? अगर समझ लो कांस्टेंट वेलोसिटी है कोई बॉडी, ठीक है, समझ लो भाई साहब यहां पे इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, यहां पे भी इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, यहां पे भी इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है. पूरे सर्कुलर मोशन में लेट्स से बॉडी इज परफॉर्मिंग, बॉडी इज बेसिकली रिवॉल्विंग विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड. डू यू सी एनी चेंजेस इन द स्पीड? नो, बट स्टिल एन एक्सेलरेशन विल बी रिक्वायर्ड. व्हाई? बट स्टिल वी विल से दैट देयर इज एन एक्सेलरेशन दैट इज हैपनिंग. एक एक्सेलरेशन हो रहा है. क्यों? हम बोल रहे हैं कि समझ लो एक बॉडी घूम रहा है सर्कल में, कोई भी बॉडी है, एक बॉडी भाई साहब सर्कल में घूम रहा है और इसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है. 5 मीटर पर सेकंड हर एक पॉइंट पे आपको मिल जाएगी इसकी वेलोसिटी, ठीक है, फिर भी हम बोलेंगे कि इसको घूमने के लिए इसका एक एक्सेलरेशन हो रहा है. क्यों? व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, है ना. एक्सेलरेशन को हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब आपकी जो वेलोसिटी में चेंज आएगी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट चेंज, ये होता है. ये तो भाई साहब अपना टाइम तो जाता रहेगा, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है. यहां पे क्या चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रही है? इज देयर अ चेंज ऑफ वेलोसिटी? हम बोल रहे हैं भाई साहब यहां पे भी 5 मीटर, यहां पे भी 5 मीटर, कहां हो रही है चेंज ऑफ वेलोसिटी? चेंज ऑफ वेलोसिटी आपके डायरेक्शनल एस्पेक्ट में हो रही है. वेलोसिटी दो चीजों से बनी होती है, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है इसका डायरेक्शन. तो यस, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, लेकिन डायरेक्शन में कांस्टेंट चेंज है. हर एक मुहूर्त में भाई साहब आपका यहां पे चेंज हो रहा है, ठीक है. एट एवरी इंस्टेंट देयर इज अ कांस्टेंट चेंज. हर एक इंस्टेंट पे एक कांस्टेंट चेंज हो रहा है, ठीक है. सो देयर इज अ कांस्टेंट चेंज, देयर इज अ कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी. तो वेलोसिटी में भाई साहब आपका एक कांस्टेंट चेंज हो रहा है. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आता हूं, ठीक है. वेलोसिटी में कांस्टेंट चेंज किसके वजह से हो रहा है भाई साहब? डायरेक्शन की वजह से हो रहा है. वेलोसिटी में कांस्टेंट चेंज आपके डायरेक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है. तो वेलोसिटी में चेंज अगर आ रहा है इधर बिकॉज ऑफ मैग्नीट्यूड, इधर बिकॉज ऑफ डायरेक्शन और बिकॉज ऑफ बोथ, देयर हैज टू बी एन एक्सेलरेशन. तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन हो रहा है. अगर एक्सेलरेशन हो रहा है किसी भी बॉडी में, तो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ा है भाई साहब? अगर आप सेकंड लॉ देखेंगे जिसका रूपांतरण हम क्या करते हैं, हालांकि ये गलत रिप्रेजेंटेशन है, F इज इक्वल टू ma, हम ये बोलते हैं सेकंड लॉ है. दिस इज नॉट द एग्जैक्ट सेकंड लॉ. एग्जैक्ट सेकंड लॉ भाई साहब क्या है, कोई बता सकता है? F इज इक्वल टू ma इज नॉट द एग्जैक्ट न्यूटन सेकंड लॉ. अरे भाई साहब बुढ़ा गए हो तुम लोग इन सब कॉन्सेप्ट्स के लिए. F इज इक्वल टू dm dp बाई dt, ठीक है. ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अभी P जो है वो किससे बनता है? P बनता है आपके मास इनटू वेलोसिटी से, ठीक है. मास यहां पे आपका स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन कहीं कहीं पे आपके बहुत छोटे मोड पे आपका मास का भी चेंज होता है. तो हम इसको अगर प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो आपका देखो डिफरेंशिएशन हम करते हैं ना, लेट्स से हमारा uv है अपॉन dt है, ठीक है, ऐसा कोई क्वांटिटी है. तो हम डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो कैसे करते हैं? u dv बाई dt प्लस v du बाई dt. आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर ऑफ दिस. मल्टीप्लीकेशन रूल है भाई साहब. यहां पे भी अगर हम इसका dp बाई dt करेंगे, ठीक है, dp बाई dt करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब? d बाई dt ऑफ mv. तो यहां पे हो जाएगा m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt. अभी मास में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, जनरली नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि मास में जो चेंज होता है दैट इज इक्वल टू हाफ माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. ये आप छोड़ दीजिए, अभी ये रेस्ट मास है बेसिकली, ठीक है. ये आपका रेस्ट मास है m नॉट बाई हाफ वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये होता है आपका, ठीक है. जो आपका मास में चेंज आया है, जो बॉडी मूव कर रही है उसकी मूविंग मास क्या होती है? रेस्ट मास. मतलब जब बॉडी रेस्ट पे थी उसका मास अपॉन 1 माइनस v square by c का स्क्वायर, where v is basically the velocity of the body and c is the velocity of light. इस तमाम तामझाम को अगर हम करेंगे तो ये वैल्यू इतनी कम आएगी
कि 1 के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी होगी, जिसके लिए हम इसको 1 ले लेते हैं और जिसके लिए मास और ये वाला फैक्टर आपका बराबर हो जाता है। ठीक है, हालांकि हर एक मूविंग बॉडी का थोड़ा बहुत लॉस इन मास होता है। ठीक है, ये लॉस इन मास ओनली ड्यू टू इट्स मूवमेंट होता है, ओनली ड्यू टू इट्स मूवमेंट। ठीक है, खैर ये आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ का सही प्रेजेंटेशन है। ठीक है, दिस इज बेसिकली द न्यूटन्स सेकेंड लॉ। खैर यहां पे हमारा भाई साहब, तो हम जनरली इस फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं और हम यहां पे क्या बोलते हैं भाई साहब, एम डी वी बाई डी टी। अभी डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, तो इसीलिए हम इसको एम इंटू ए बोल रहे हैं। दैट इज द रीजन वी कॉल इट एफ इज इक्वल टू एम ए, बट एफ इज इक्वल टू एम ए इज एन इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, तो अभी हमारा भाई साहब कोई अगर ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो इस ऑब्जेक्ट के घूमने के लिए उसका एक एक्सेलरेशन होता है और उस एक्सेलरेशन की वजह से हम क्या बोलेंगे, एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है, अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन हो रहा है तो उसमें भाई साहब एक फोर्स लगता ही होगा। ठीक है, इफ अ बॉडी इज परफॉर्मिंग एन एक्सेलरेशन देयर हैज टू बी अ फोर्स एप्लीकेबल ऑन इट। विदाउट एक्सेलरेशन मतलब विदाउट फोर्स देयर कुड बी नो एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अमाउंट ऑफ फोर्स। तो अगर भाई साहब एक्सेलरेशन लग रहा है, अगर बॉडी ऐसे घूम रहा है तो उसका कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। अगर कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन देयर हैज टू बी एन एक्सेलरेशन, एंड इफ एक्सेलरेशन एग्जिस्ट देयर हैज टू बी अ फोर्स। तो इसीलिए किसी बॉडी को घूमने के लिए एक फोर्स सेंटर से लगेगा ही। अभी मामला ये है कि हो सकता है ये दोनों बॉडी का कनेक्शन हो और हो सकता है इन दोनों बॉडीज का कनेक्शन ना हो। अगर इन दोनों बॉडीज का कनेक्शन है तो जो भी फोर्स, समझ लो आप भाई साहब किसी चाबी को घुमा रहे हैं तो आपके उंगलियों से ये फोर्स जा रहा है भाई साहब चाबी तक। ठीक है, या समझ लो आप किसी धागे में कोई स्टोन को बांधकर घुमा रहे हैं तो स्टोन तक ये फोर्स आपकी उंगलियों से धागे से होते हुए जा रहा है, वहां तक पहुंच रहा है, क्योंकि कॉन्टैक्ट फोर्स है भाई साहब। ठीक है, लेकिन जहां पे आपका भाई साहब आता है जैसे प्लैनेटरी एक्शन में, प्लैनेटरी एक्शन में क्या हो रहा है, बीच में सन है और कोई प्लैनेट ऐसे घूम रहा है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा, ऑब्वियसली भाई साहब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करेगा, जिसको कोई कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, इट इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा भाई साहब, न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है, न्यूक्लियर फोर्स जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता हूं। ठीक है, तो कहीं कहीं पे बॉडीज आर कनेक्टेड बिकॉज ऑफ विच द सेंट्रीपिटल फोर्स गेट्स ट्रांसफर्ड थ्रू अ मीडियम फ्रॉम द सेंटर टू द रिवॉल्विंग बॉडी, और कहीं कहीं पे देयर इज नो नथिंग which lies between the revolving body and the center, there is nothing। जो फोर्स वहां पे एग्जिस्ट करेगा वो जनरली आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, या भाई साहब आपका हो गया न्यूक्लियर फोर्स हो गया, या भाई साहब आपका हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑल दीज आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, ओके, तो पहली बात हम समझते हैं भाई साहब कोई इलेक्ट्रॉन अगर रोटेट कर रहा है रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से किसी न्यूक्लियस के अराउंड, तो उसको उस रोटेशन में रखने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अंत में ये है क्या, एक सर्कुलर मोशन है। अगर सर्कुलर मोशन है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा और ये सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू देयर चार्जेस लगेगा। इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज है, ये भाई साहब आपका प्रोटॉन है जो पॉजिटिवली चार्ज है, इनके बीच में रहेगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझम। ठीक है, ओके, सो ये तो रदरफोर्ड का अभी भी एप्लीकेबल है। ये वाला पार्ट जो है यहां पे रदरफोर्ड थोड़ा सा गड़बड़ा गया। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट जस्ट एज प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। तो ये वाला जो है ये गलत हो गया उनका। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मोशन अराउंड अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इज नॉट द सेम एज प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। ठीक है, इज नॉट द सेम। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। क्यों ये सेम नहीं हो सकता है? ठीक है, तो एक बड़े बड़े साइंटिस्ट आए जिनका नाम था भाई साहब मैक्सवेल। ठीक है, जितनी भी ये तमाम चीजें हो रही थी ना, मतलब एटम्स को लेकर उस टाइम पे जितनी भी डिस्कवरीज हो रहे थे, ऑल ऑफ देम वर हैपनिंग ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, क्योंकि उस टाइम पे साइंटिस्ट पे काफी सारा प्रेशर था। ठीक है, एटम्स बनाओ, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स बनाओ। उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था और सारे जितने भी कंट्रीज थे दे वर पुशिंग देयर साइंटिस्ट टू डिस्कवर समथिंग मोर ऑन द न्यूक्लियर फ्रंट। और अगर न्यूक्लियर फ्रंट में कुछ डिस्कवर करना है तो ऑब्वियसली पहले एटम्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए देखिए आपका चैप्टर कैसे आता है, एटम्स एंड न्यूक्ली। ठीक है, जो आपका एक सिंगल चैप्टर है और एटम्स के बाद आप न्यूक्ली पढ़ते हैं। ठीक है,
तो ये एटम्स को समझना जरूरी है, ठीक है। इसीलिए देखो उस टाइम पे अराउंड 1930 से लेकर 1950s तक एटम्स के बारे में सबसे ज्यादा डिस्कवरीज हुई है। वो वर्ल्ड वॉर का दौर था, 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर का दौर था, और उसके पहले ही साइंटिस्ट लोगों पे काफी सारा प्रेशर हो गया था। ये रदरफोर्ड बोलो, भाई साहब बोर बोलो, हाइसेनबर्ग पे तो मतलब एक मूवी थी, अगर आप अमेजन प्राइम में भी देख सकते हैं। हाइसेनबर्ग जिन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था उनको मारने के लिए, एक्चुअली ही वाज फ्रॉम जर्मनी, तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उनको मारने के लिए अमेरिका ने स्पेशल स्पाइस भेजे थे, ठीक है, टू शॉट हिम डेड बिकॉज दे वर अफ्रेड दैट इफ हाइसेनबर्ग इज अलाइव देन इन अ फ्यू इयर्स दे विल डिवाइस अ न्यूक्लियर वेपन दैट विल डिस्ट्रक्ट द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। तो हाइसेनबर्ग से इतना ज्यादा खतरा था उनको। खैर, तो ये सब उस टाइम पे हो रहे थे। तो मैक्सवेल ने क्या बोला कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, इफ देयर इज अ चार्ज पार्टिकल, और ये चार्ज पार्टिकल भाई साहब अगर मोशन में है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और अगर चार्ज पार्टिकल भाई साहब मोशन में है, तो वो अपना एनर्जी लूज करेगा। इट विल कॉन्स्टेंटली एनर्जी का भाई साहब क्या हो जाएगा, यहां पे लॉस होगा। इफ अ चार्ज पार्टिकल, whether it is negatively charged particle or positively charged particle, if it is subjected to motion, it will constantly have an energy loss. किसी भी चीज का अगर एनर्जी लॉस होगा तो क्या वेलोसिटी में भी लॉस होगा? होगा भाई साहब, है ना। क्या उस वेलोसिटी को वो मेंटेन कर पाएगा? नहीं। अभी आते हैं भाई साहब एटम में, ठीक है। अगर हम एटम में आते हैं भाई साहब, सो ये समझ लो आपका एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक न्यूक्लियस के आजू बाजू, ठीक है। क्या इलेक्ट्रॉन भाई साहब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है? बिल्कुल है भाई साहब। अगर ये रिवॉल्व कर रहा होगा तो विल इट लूज एनर्जी? ठीक है, यस इट विल लूज एनर्जी। अगर ये लूज एनर्जी करेगा तो भाई साहब इसका एक्सेलरेशन में लॉस होगा, वेलोसिटी में लॉस होगा, सो इट विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट्स पाथ, और ये क्या हो जाएगा, ऐसे खत्म, ठीक है। इट विल फॉलो अ स्पाइरल पाथ एंड अल्टीमेटली लैंड अप इनटू द न्यूक्लियस, ये होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम मैक्सवेल की थियरी को कंसिडर करें, विच इज करेक्ट, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है जो मोशन कर रहा है तो मोशन करते के दौरान उसका एनर्जी लॉस होगा, और अगर एनर्जी लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू इट्स पोजिशन एंड इट विल फाइनली फॉलो अ स्पाइरल पाथ एंड लैंड इनटू द न्यूक्लियस, एंड इफ दिस हैपेंस द एटम विल सीज टू एग्जिस्ट। व्हाई? बिकॉज अगर पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन जाकर गिरता है तो ना पॉजिटिव चार्ज बचेगा और ना ही नेगेटिव चार्ज बचेगा, तो एटम विल सीज टू एग्जिस्ट। एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। सो कोई भी एटम एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है अगर ऐसे थियरी को माने, और जो करेक्ट भी है। इसके बाद भाई साहब बोर साहब आए, उन्होंने बोला कि अरे अरे रुको रुको, उन्होंने बोला कि भाई साहब ये जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं ये फिक्स्ड हैं, और इलेक्ट्रॉन भाई साहब जब तक इसमें रहेगा तब तक वो एनर्जी लॉस नहीं करेगा। घूमने दो उसको, जितना भी घूमे उसका एनर्जी लॉस नहीं होगा। दीज आर स्पेशल स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स, and when the electron is in motion in these stationary levels, then it is not going to radiate any form of energy in spite of its constant motion. Are we clear? ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, तो ये था भाई साहब रदरफोर्ड का, एक ही इनके पूरे थ्योरी में एक ही गलत हो गया ये कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक क्लाउड में मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग इन अ क्लाउड, देयर इज नो सर्टेनिटी ऑफ देयर ऑर्बिट्स, ठीक है। We can just say that this would be the probable position of locating an electron, ठीक है। Okay, so limitations of Rutherford's atomic model according to electromagnetic theory and accelerated electromagnetic theory भाई साहब किसने प्रपोज किया था? मैक्सवेल, ठीक है। So according to Maxwell's electromagnetic theory, an accelerated charged particle must radiate electromagnetic energy। तो भाई साहब रेडिएशंस होंगे तो वो अपना एनर्जी लूज करेगा, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज अंडर कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, और अगर भाई साहब एक्सेलरेशन धपा, ठीक है, वो स्पाइरल वे फॉर्म करता हुआ कहां पे लैंड करेगा भाई साहब? एटम में लैंड कर जाएगा, एंड दस एटम विल सीज टू एग्जिस्ट, एटम विल नॉट बी एबल टू एग्जिस्ट एनीमोर, ठीक है। इट शुड कंटिन्यूअसली लूज एनर्जी एंड मूव इन ऑर्बिट्स ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग रेडियाई, तो ऐसे ऑर्बिट्स में ये मूव करेगा। देखो भाई साहब यहां पे आपका जो रेडियस है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन शुड फॉलो अ स्पाइरल पाथ एंड फाइनली इट शुड कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस
Thus the Rutherford's model cannot explain the stability of an atom. लेकिन एटम अपने आप में स्टेबल होता है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे रदरफोर्ड का मॉडल स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एटम्स आर स्टेबल एंड अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल दे शुड बी लूजिंग देयर एनर्जी, दे शुड बी फॉलोइंग अ स्पाइरल पाथ। तो ये वाला जो रदरफोर्ड का एस्पेक्ट है वो गलत हो गया। हालांकि रदरफोर्ड ने जो ये बोला कि भाई साहब एटम के अंदर काफी सारा स्पेस है और न्यूक्लियस जो है बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, करेक्ट है आज भी, ठीक है। और सारा जो मास है वो न्यूक्लियस में ही कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, करेक्ट है आज भी। सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर हैं, ये आज भी करेक्ट है। ऑल दीज थिंग्स आर स्टिल करेक्ट। द ओनली थिंग इज द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उन्होंने जो बोला कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन जैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक ऑर्बिट्स पे रिवॉल्व करते हैं जिनको हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं, ठीक है, जिनमें रिवॉल्व करने के टाइम पे वो कोई भी एनर्जी लूज नहीं करते, ठीक है। As electrons spiral inwards, their angular velocities and frequencies would change continuously, and so the frequency of emitted light will also change. They would emit a continuous spectrum instead of actually absorbed line spectrum. तो आपका absorption spectrum जब देखा गया, जब अलग अलग गैसेस को कैथोड रे ट्यूब में डाला गया तो उनके स्पेक्ट्रम्स को देखा गया, ठीक है, और उनके सबके अलग अलग स्पेक्ट्रम्स मिले हमको, ठीक है, which is basically confirming that something is wrong in Rutherford's theory, which is not able to explain the motion of electrons in circular orbits around the nucleus, ठीक है। ये सब हमने भाई साहब पढ़ा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा याद कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे देखो क्या देखा था कि काइनेटिक एनर्जी है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, एक भाई साहब होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हाफ mv²। अपनी वेलोसिटी से अपना एक अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका भाई साहब क्या हो जाएगा, हाफ mv², एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/4πε0 ze²/r0, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे इसको ऐसे समझो, अरे बाबा समझो ना, ठीक है। ये है आपका भाई साहब एक न्यूक्लियस, बड़ा सा एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। सो इट इज बेसिकली द न्यूक्लियस, और यहाँ पे आ रहा है भाई साहब एक अल्फा पार्टिकल हेड ऑन कोलिजन में, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली एन अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अल्फा पार्टिकल भाई साहब चार्ज कितना होगा, +2e, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ये? हाँ जी तेजस जी, क्या हाल, सब ठीक ठाक, ओके। यहाँ पे इसका चार्ज कितना है भाई साहब, Z, ठीक है। Z मतलब हो गया इसका एटॉमिक नंबर। गोल्ड फॉयल अगर आपने यूज किया है तो कितना होता है गोल्ड का, 79 कुछ एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो 79 होगा गोल्ड फॉयल अगर आपने यूज किया। अगर कोई और मेटेलिक फॉयल यूज किया तो उसका एटॉमिक नंबर, इसका चार्ज कितना हो जाएगा, Z × E। क्या ये समझ में आ रहा है? जो भी इसका एटॉमिक नंबर होगा × E, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी आपका क्या, E मतलब होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर भाई साहब पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव होगा, क्लियर है, ओके। तो आपका ये 2e का भाई साहब आपका आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, किसके तरफ, इसकी तरफ, ठीक है, और यहां पे आके ये रुक रहा है, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे भाई साहब, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, तो ये भाई साहब आपका ये हो जाएगा r0, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना भाई साहब, ये r0 हो गया, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आप बोलेंगे भाई साहब यहाँ पे भी एक रेडियस है, यहाँ पे भी, देखो इतना छोटा एटम है ना भाई साहब, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये बिंदु सा होता है, ठीक है। सो ये आपका r0 डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो गया, ओके। अभी भाई साहब यहाँ पे आपके सेंट्रली पॉजिटिव चार्ज है, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो गया ये, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, ये जो न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है, इसके अंदर है न्यूक्लियस, ये एटम है भाई साहब, जो फॉयल है उसका एटम है और इसके अंदर है भाई साहब न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में है पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पे रुक गया। तो अभी इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है हमारा भाई साहब, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r का स्क्वायर, ये होता है भाई साहब, है नहीं। तो अगर r0 डिस्टेंस पे यहाँ पे कितना, देखो एक का चार्ज कितना है, एक का चार्ज है 2e और दूसरे का चार्ज है कितना भाई साहब, Ze, ठीक है। तो आपका फोर्स कितना हो जाएगा भाई साहब, 1/4πε0, ये हो गया आपका 2e × Ze अपॉन r0 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, ओके। इसके वजह से भाई साहब एनर्जी कितनी हो जाएगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर लो भाई साहब, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, r0 से। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है आपकी, एनर्जी, है ना, एनर्जी इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस मतलब यहाँ पे इसको यहां तक आने दिया है हमने, ठीक है। अगर आपको इसको भी इधर मूव करना है, यहां से मूव करना है,
तो इस पर्टिकुलर को कितना एनर्जी आपको देना पड़ेगा, इतना एनर्जी आपको देना पड़ेगा। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू हैव टू गिव, ठीक है। और इसकी एनर्जी कितनी थी भाई साहब, इसकी एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इनटू इट्स वेलोसिटी। तो ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बराबर। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी आई भाई साहब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर 2z ई का स्क्वायर, है ना। और नीचे कितना बचा भाई साहब, आर नॉट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। दिस विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी विच इज हाउ मच, हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियरम, जिसको हम k भी लिख सकते हैं, जिसको हम भाई साहब k भी लिख सकते हैं। k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z ई का स्क्वायर अपॉन आर नॉट। ये आर नॉट अगर आपको निकालना है, इस आर नॉट को इधर रखो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z ई का स्क्वायर अपॉन k। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कोई तुर्रम कॉन्सेप्ट नहीं है, आराम से आप इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस k को आप नहीं लिखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z ई का स्क्वायर अपॉन इस k की जगह पे क्या लिखेंगे, हाफ एम वी का स्क्वायर। इस उसको ऊपर ले लो भाई साहब, तो ये हो गया आपका कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर 4 और 4 को उड़ा मत देना, क्योंकि आपको यहाँ पे डायरेक्टली क्या मिल जाता है, 9 × 10⁹ मिल जाता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को वैसे ही रखना, ठीक है। यहाँ आने दो 4, ये 2 ऊपर चला गया, z ई का स्क्वायर अपॉन एम वी का स्क्वायर, ठीक है। क्लियरम, यही है भाई साहब आपका। देखो यहाँ पे 1/4 z ई का स्क्वायर अपॉन एम वी का स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z ई का स्क्वायर अपॉन k, वेयर k इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। क्या ये तमाम चीजें समझ में आ रही हैं भाई साहब, कौनो दिक्कत नहीं, ओके। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को भाई साहब हम ऐसे निकाल सकते हैं, दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हो गया। इंपैक्ट पैरामीटर, इसका डेरिवेशन, ये जो थीटा वाला एंगल है, इसका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, आप इसको याद कर लेंगे तो ही बेहतर होगा। b इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी। z ई स्क्वायर, z हो गया किसका एटॉमिक नंबर, जो फॉयल, मेटालिक फॉयल लिया है आपने, उसका एटॉमिक नंबर, z ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2। थीटा क्या है आपका, स्कैटरिंग एंगल है। देखो ये जो सीधे रास्ते से इसका भटकना हुआ थीटा एंगल से होता है, इसको हम बोलेंगे स्कैटरिंग एंगल, ठीक है। z ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन k, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2, इस k की जगह पे आप हाफ एम बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आर बी क्लियर। डिस्टेंसेस आर नॉट, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एंड b हो गया आपका इंपैक्ट पैरामीटर, इसको हम लेते हैं भाई साहब मीटर्स में। काइनेटिक एनर्जी k इज टेकन इन जूल्स, वेलोसिटी v इज टेकन इन मीटर्स पर सेकंड। सबको मालूम होगा भाई साहब, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ चुके हैं, k मतलब 1/4 पाई। देखो ये वाला k और ये वाला k अलग अलग है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी वाला k, दिस इज फॉर कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 × 10⁹ होगा भाई साहब ये। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁹। एक प्रोटॉन का भी इतना ही चार्ज होगा, ठीक है। फटाफट से भाई साहब कुछ सवाल हम देख लेते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन अ 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन अप्रोचेस अ गोल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपने भाई साहब क्या देखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, अभी हमने देखा, ठीक है। वन इज व्हाट, आर नॉट इज इक्वल टू, अगर आपको भाई साहब ये याद नहीं आएगा तो सीधा सीधा ऐसे करना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z ई इंटू 2e, ओके, z ई इंटू 2e, क्लियर है। आर नॉट का स्क्वायर इंटू आर, तो यहां पे हो जाएगा आर नॉट, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो गया 2ze का स्क्वायर अपॉन आर नॉट। आर नॉट का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन इसको हमने आर नॉट से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तभी जाकर एनर्जी आएगी। फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू बेसिकली द एनर्जी, ठीक है। इस आर नॉट को इधर ले लो भाई साहब, तो कितना हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ze का स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब आपको ये निकालना है, व्हेन अ 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब आपको यहां पे काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, कितना है भाई साहब, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आपको भाई साहब देखो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका k का वैल्यू हो गया, मतलब 5 × 10⁻⁶। मेगा मतलब कैपिटल M होता है 10⁶, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मतलब हो गया आपका 1.6, इसको हम क्या कर रहे हैं, जूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है।
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब आप जूल्स में कन्वर्ट करते हैं तो आप लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, ठीक है। ओके, यहां पे देखो, इसको अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में देखें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया, इस पूरे को आप क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10⁻9 लिख सकते हैं। इसको 2 लिखा आपने, z की वैल्यू यहाँ पे गोल्ड है, गोल्ड का 79 होता है, ठीक है, 79 होता है। यहाँ पे हमने क्या डाला भाई साहब, e का स्क्वायर। अभी आते हैं k पे, देखो k पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, e लिख सकते हैं, e लिख सकते हैं हम, ठीक है। 5 इंटू 10⁻6 इंटू e, ये e और e भाई साहब कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सीधा सीधा इसकी जगह पे लिखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर है, ऐसे कर सकते हैं अपन, ठीक है। 9 2 18, 18 इंटू 79 करोगे और 1.6 करोगे, इस तमाम चीज को भाई साहब करोगे। अगर इसको चाहे तो 4.5 ले लो, नहीं 5 1 5 16 है ना, 1.6 इंटू 1.6 तुम्हारा कितना हो गया भाई साहब, 2.56। 2.56 इंटू यहाँ पे 9 2 18, 7 2 14, 115, 158, और इधर कितना बचा भाई साहब, 9 और 19, 9 और 19 हो गया -10, -10 और -6, -10 और -6 कितना आ रहा है भाई साहब इधर, 2.56 इंटू, ठीक है, माइनस यहाँ पे हो गया 9 और ये हो गया 19, -10, -10, -6 तो हो गया आपका -16। इस तमाम चीज को करोगे तो इतना आंसर आ जाएगा भाई साहब, ठीक है, 2.3 इंटू 10⁻⁻14 मीटर, ठीक है। समझम पीपलम, ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीबीएसई में आ चुका है, ठीक है। इन अ ग्राइगर Marsden experiment, Geiger and Marsden were basically the people who had performed Rutherford's experiment for him because they were his assistants, ठीक है। What is the distance of closest approach to the nucleus of a 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो आपका अल्फा पार्टिकल का क्या दिया हुआ है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। आर वी क्लियर? बिफोर इट कम्स मोमेंटली टू रेस्ट एंड रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, तो ये होगा आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट विल बी हाउ मच आप पीपल, ठीक है, z2 ze का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ze का स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी, है ना भाई साहब, यही था अल्फा पार्टिकल का भाई साहब, 2 हो गया e, और जो भी आपका क्या है यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे गोल्ड ही लिया जाएगा भाई साहब, क्योंकि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में गोल्ड ही लिया गया था और गोल्ड का होता है 79, ठीक है। तो z की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 79। ये हो गया आपका 9 इंटू 10⁻⁹। इस k की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 7.7 इंटू 10⁻⁶ और इंटू 1.6 की जगह पे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब एक e और एक e कैंसिल हो गया भाई साहब, ये हो गया 9, ये हो गया 2 इंटू 79, है ना, 2 इंटू 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 7.7 इंटू 10⁻⁶। क्लियरम पीपलम, ठीक है। थोड़ा सा अगर अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 से जाएगा, ये 10 कर सकते हो इधर, ठीक है। 9 2 कितना हो गया भाई साहब, 18 इंटू 16 कर लो भाई साहब, कितना आ जाएगा, 8 6 48, 6 1 6 प्लस 4 10, 8 1 8 1 8 2 8 8, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली देखो वहाँ पे 29.5 आया हुआ है, ठीक है। अगर हमने इसको डिवाइड किया तो उतना आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। तो 2288 इसको 30 लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कर लो, देखो 10 + 9 हो गया, सॉरी यहाँ पे आपका 10⁻9 है ना, 10⁻9 और ये 10 10 माइनस 10⁻19 कितना हो गया भाई साहब, 10⁻−9 -9 -6 कितना हो गया भाई साहब, -15, ठीक है। 28.8 आया यहाँ पे, है कि नहीं, 9 इंटू 28.8 आया, जिस तो इतना आया, देखो 28.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, जिसको आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, इसको अप्रोक्सीमेटली, इसको तो हम लिख सकते हैं फर्मी मीटर, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली आपका कितना, देखो 30 फर्मी मीटर लिया हुआ है, एक्चुअली 29.5 आया है। अगर हम 79 को एग्जैक्टली 77 से डिवाइड करेंगे तो 1 से ज़्यादा आएगा, हमने वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। सो रेडियस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस इज लेस देन 30 मीटर, इनफैक्ट द एक्चुअल रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस इज 6 फर्मी मीटर, ठीक है। चलिए भाई साहब एक आसान सा सवाल,
अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जिसकी वेलोसिटी दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, इतनी वेलोसिटी है, स्कैटर्ड बाय गोल्ड फॉइल, तो स्कैटर्ड बाय गोल्ड फॉइल है भाई साहब, z इज इक्वल टू 79. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द अल्फा पार्टिकल टू द गोल्ड न्यूक्लियस. द वैल्यू ऑफ चार्ज इज टू मास फॉर अल्फा पार्टिकल इज 4.8. चलिए जरा इसको फटाफट कीजिए, शाबाश शाबाश. चलो ये चालू क्यों नहीं हो रहा? राइट, अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स और इनकी वेलोसिटी दी हुई है आपको, वेलोसिटी कितनी दी हुई है 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, स्कैटर्ड बाय अ गोल्ड फॉइल, जहां पे आपका गोल्ड फॉइल का क्या दिया हुआ है 79. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो मतलब आपको यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू को निकालना है, ठीक है, ऑफ द अल्फा पार्टिकल टू द गोल्ड न्यूक्लियस. द वैल्यू ऑफ चार्ज इज टू मास रेशियो, मतलब आपका E by M फॉर अल्फा पार्टिकल इज हाउ मच 4.8 इंटू 10⁻⁷. यहां पे आपका अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होगा +2, तो यहां पे E by M की जगह पे मैं क्या लिखूं, ये देखो यहां पे दिया हुआ है ना, देखो द वैल्यू ऑफ चार्ज इज टू मास रेशियो फॉर अल्फा पार्टिकल इज दिस मच. अल्फा पार्टिकल का चार्ज इज टू मास रेशियो ये दिया, अगर समझो आपका यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, अल्फा पार्टिकल है भाई साहब, उसका चार्ज इज टू मास रेशियो दिया हुआ है, चार्ज कितना होगा बोलो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कितना, बस नहीं, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कितना चार्ज होगा अल्फा पार्टिकल का, तुम बोले थोड़ा सा पीछे जाओ, जैसे तुम बोले थे 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, तो इसका चार्ज कितना होगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹, ये हो गया इसका चार्ज इज टू मास, ठीक है, मास हमको नहीं मालूम यहाँ पे, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज नॉट नोन टू अस, ठीक है, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ये आपको क्या दिया होगा, चार्ज इज टू मास रेशियो इज हाउ मच 4.8 इंटू 10⁻⁷, यहाँ पे क्या है भाई साहब कूलम पर केजी, है ना भाई साहब, ये हो गया आपका कूलम भाई साहब मर गया, तो इसको इधर लाते हैं, इस मास को अगर हम इधर लेते हैं तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁷, ये हो गया आपका 2/3 हो गया ये, सो 2/3 इंटू 10⁻⁻⁻19 -7 कितना हो जाएगा बोलो -26, ये हो गया अल्फा पार्टिकल का मास. इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, इसको आपको फिर से फ्रैक्शन में डेसिमल में करने की कोई जरूरत नहीं है, लीव इट द वे इट इज, ठीक है, ये हो गया केजी में, दिस इज बेसिकली इन केजीज, ठीक है, ओके. अभी आपको यहाँ पे बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय गोल्ड फॉइल, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अभी आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भाई साहब कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, बोला जल्दी से बोला, ठीक है, दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z, ठीक है, 2ze का स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी है ना, यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई है, ओके कोई दिक्कत नहीं, मतलब काइनेटिक एनर्जी दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बताइए कितनी हो जाएगी, ये वाला k नहीं है, ये 1/k जिसको हम लेते हैं, ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ mv का स्क्वायर, तो कर लो भाई साहब, m तुमने यहाँ पे कितना निकाला है 2/3 इंटू 10⁻⁻26, वेलोसिटी कितनी है भाई साहब यहाँ पे 2.1 इंटू 10⁻⁷, ये हो जाएगा किसमें आपका जूल्स में एनर्जी, ठीक है, कैंसलम ये हो गया 3 7 21, तो कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे 0.7 इंटू 10⁻⁻26 और ये हो गया +7, तो कितना हो गया ये 10⁻⁻19, -19 ही रहने दीजिए क्योंकि इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. अरे यार, तो अब की बार भाई साहब फिर से इसको 2.1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक और 2.1 इंटू 10⁻⁷ कितना है 7 ना, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 7 1 ज़ा 7 2 7 ज़ा 14 1 2 1.47 इंटू 10⁻⁻19 और 7 कितना हो गया भाई साहब आपका -12, ठीक है,
ये हो गया आपके जूल्स में एनर्जी, ठीक है, क्लियर है। फाइंड द डिस्टेंस, ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया, इसको आपको भाई साहब यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, इंटू 2 इंटू जेड की वैल्यू भाई साहब है 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻, या इसको सीधा सीधा यहाँ पे 2.56 लिख सकते हैं, 2.56 इंटू 10⁻⁻38 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भाई साहब। ई स्क्वायर को, ई स्क्वायर मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, 1.6 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा 2.56, और 10⁻⁻19 का स्क्वायर 10⁻⁻38, 10⁻⁻38, ठीक है, अपॉन 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 भाई साहब ये कितना हो जाएगा, ये बड़ा समस्या कर रहा है भाई साहब। हाँ हाँ, लेकिन कुछ कट्टम कुट्टम का चांसेस नहीं है ना यहाँ पे। 1.47 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, 7 + 4 11, 112 जाएगा भाई साहब 9 से, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 9 = 27, 49 4 = 12, यहाँ पे हमने 1.47 लाया यार, 2.56, ये हो गया भाई साहब 3, ये हो गया 6 इंटू 79, 9 6 = 54, 7 6 = 42, 42 + 5 47, तो ये हो गया आपका 474 इंटू 2.56 अपॉन यहाँ पे कितना है, इसको हम लिख सकते हैं 49 इंटू इसको 10⁻⁻14, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 10⁻⁻38, 10⁻⁻38 + 9 10⁻⁻29, ठीक है। इसको करा जा रहा भाई साहब 474 इंटू 474/49 करो जल्दी जल्दी, कितना रहा है ये टोटल चीज कितना रहा है 24.76, और इधर 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 भाई साहब हो जाएगा 10⁻⁻29 -29 + 14 है ना, सो दिस विल बी कितना -15 आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो 24.76 को इन्होंने 2.5 ले लिया है, 2.5, ठीक है, मतलब अगर हम इसको इधर ले लें तो ये कितना हो जाएगा, देखो हमारा है कितना 24.76 इंटू 10⁻⁻15, अगर एक पॉइंट इधर लेते हैं हम तो ये आ जाएगा 2.476 इंटू 10⁻⁻14 हो जाएगा ये, है ना, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2.5, इस पूरे को भाई साहब 5 लिख लिया इंटू 10⁻⁻14 मीटर्स अप्रोक्सीमेट। फर्मी मीटर में भी आंसर रख सकते हैं आप, ठीक है, दैट इज द आंसर, क्लियर है। Okay, an alpha particle after passing through a potential difference of 2 into 10⁻⁶ वोल्ट, ठीक है, आपका भाई साहब यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल है, और इस अल्फा पार्टिकल को भाई साहब हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल से निकाल करें। पोटेंशियल आपको दिया हुआ है यहाँ पे कितना है, तेजस इधर बैठ। अल्फा पार्टिकल आफ्टर पासिंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 into 10⁻⁶ volts falls on a silver foil, ठीक है। एटॉमिक नंबर सिल्वर का यहाँ पे कितना दिया हुआ है 47, तो Z इज इक्वल टू कितना है भाई साहब 47। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल एट द टाइम ऑफ फॉलिंग ऑन द फॉइल, ठीक है, फॉलिंग ऑन द फॉइल पे इसका भाई साहब काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी जब भी देखो किसी हम चार्ज पार्टिकल को, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और चार्ज पार्टिकल का लेट से चार्ज है कितना Q, समझ में आ रहा है ये, अगर आप उसको भाई साहब चार्ज पार्टिकल है उसका चार्ज है कितना Q, अगर आप उसको वोल्टेज V से
डालते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आती है और ये एनर्जी कितनी हो जाएगी, Q इंटू वी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल when it is subjected to a voltage or a potential difference of v volts will always be Q into V, ठीक है। यहां पे तुम्हारा अल्फा पार्टिकल है, उसका चार्ज कितना है भाई साहब, उसका चार्ज कितना, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना, +2, ठीक है, 2e लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इस Q की जगह पे 2e लिख सकते हैं, क्लियर। और वोल्टेज दिया गया यहाँ पे कितना है भाई साहब, 2 इंटू 10⁻⁶, तो E को अगर आप 1.6 लिखना चाहें भाई साहब, ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, 4 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं आप, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अगर भाई साहब आपको समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपने इस E को एक्सपैंड नहीं किया है, इसको जूल्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको भाई साहब इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पहले तो हमने निकाल लिया भाई साहब कि अगर एक अल्फा पार्टिकल है जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कितने से डाला गया है, 2 इंटू 10⁻⁶, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी 4 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये समझ में आ रहा है, ओके। एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर इज दिस मच, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल एट द टाइम ऑफ फॉलिंग ऑन द फॉइल, तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी है, इसको ऐसे लिखो, या अगर आप चाहते हैं इसको 4 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। तो जो भी आएगा इसका भाई 16 4 कितना हो गया भाई साहब, 6.4 है ना, 16 4 64 और ये हो गया 10⁻⁻13 जूल्स, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों भी आपके करेक्ट हैं, ठीक है। सो इधर यू कैन राइट इट एज 4 इंटू 10⁻⁶, यहाँ पर देखो 6.4 इंटू 10⁻⁻13 जूल्स, क्लियर है, ठीक है। दोनों भी आंसर आपके करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आप काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी को भाई साहब आप जूल्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये तो पार्ट हो गया भाई साहब। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻14 मीटर फ्रॉम द न्यूक्लियस, कितना काइनेटिक एनर्जी इसका होगा, इतने डिस्टेंस पे कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पे है भाई साहब, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई साहब, बताओ व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। देखो इस काइनेटिक एनर्जी, यहां पे तुमको ये नहीं बोला जा रहा है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, यहां पे बोला जा रहा है कि इतना डिस्टेंस है ये अल्फा पार्टिकल का अप्रोचिंग, न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पे, अभी इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है, इसके दरमियान कितना एनर्जी आप उसको देना पड़ेगा कि भाई साहब ये यहां तक पहुंचे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ओके। सो भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जो इसका पोटेंशियल, देखो पहले हम यहां पे निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी को, जब हम निकालेंगे तो वो कितना होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन भाई साहब क्या हो जाएगा R का स्क्वायर, है कि नहीं, ये हो जाएगा। Q1 मतलब गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल का कितना है, गोल्ड फॉइल नहीं सिल्वर फॉइल है, सॉरी, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है भाई साहब 47, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ और ये हो गया कितना भाई साहब 47 इलेक्ट्रॉन, मतलब 47 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पे Q2 अल्फा पार्टिकल, तो मतलब हो गया आपका 2e, ठीक है। R कितना है भाई साहब यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁻14 इसका स्क्वायर, इसका हाँ R स्क्वायर, मतलब अगर हमको एनर्जी निकालनी है तो R से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्टेंस विल बी एनर्जी, है ना, वर्क डन या एनर्जी, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो R रह जाएगा यहाँ पे कितना 5 इंटू 10⁻⁻14, ठीक है, 5 इंटू 10⁻⁻14, इसको भाई साहब आपको करना पड़ेगा 47 5, यहाँ पे 5, एक 10 को उड़ा दो, यहाँ पे 8 कर दो तो 2 हो जाएगा, है ना, एक 10 को हमने उधर लिया, 5 2 जा 10 हो गया, ठीक है, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 इंटू 47 करो भाई साहब कितना हो जाएगा 36 इंटू 47 इंटू 2.56, ठीक है, 2.56 मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स का, और बोलो भाई साहब यहाँ पे हो गया 10⁻⁸ और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का 10⁻⁻38, ठीक है, और यहाँ पे +14, इसको कर लो भाई साहब कितना आ रहा है ये 36 इंटू 47 इंटू 2.56 कितना आ रहा भाई साहब जल्दी से 4331.52, ओके चलिए भाई साहब इतना आ गया, और इधर कितना हो जाएगा बोलो 10⁸ 8 माइनस 38 हो गया भाई साहब -30 +14 हो गया -16, ठीक है, तो ये हो गया 10⁻⁻16 10 भाई साहब -16। अगर हम यहाँ पे आए एकम द्वितीयम तृतीयम, इधर भाई साहब 3 कम, तो ये हो गया -13,
तो ये कितना आ गया 4.3 इंटू 10⁻⁻13, ठीक है, जूल्स। ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहाँ पे वही आंसर है 4.3 इंटू 10⁻⁻13 जूल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ठीक है, फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द सिल्वर टू विच अल्फा पार्टिकल रीचेस। मतलब आपको यहाँ पे क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या ये समझ में आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी को आपने निकाला, जितना आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी भी होगा, ठीक है। अच्छा इनका छुट्टी हो गया क्या? ओके तो यहां पे भाई साहब कितना हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट किया हमने, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट अ डिस्टेंस हमने यहाँ पे देखो इसमें क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल एट डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इतना जितना भी पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही उसका काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो वैसा हमारा फॉर्मूला क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर नॉट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z 2ze का स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? यहां पे इस काइनेटिक एनर्जी को ऐसा ही रहने दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तेरी सामने आने की बारी आ गई है अभी, ठीक है। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू जेड, जेड यहां पे कितना हो जाएगा 47, ठीक है, 47 इंटू ई का स्क्वायर, यहां पे एक ही ई रखते हैं हम। यहां पे हमने देखो पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया था, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां था भाई साहब, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले ये 4 इंटू ये हो जाएगा भाई साहब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई का स्क्वायर, हाँ ये, ठीक है, जूल्स। अगर हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखा तो 4 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे वैसे इलेक्ट्रॉन मर गया, ठीक है, आपका जूल्स में कन्वर्जन हो ही जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे तो ऊपर तो भाई साहब है ई का स्क्वायर, तो एक ई मरेगा मतलब एक ई जिंदा रहेगा, मतलब आपको इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 हो गया ये पे 4.5, 4.5 इंटू 47 इंटू 10⁻⁹ 4.5 इंटू 47 10⁻⁹ 9 माइनस 19 और इधर -6 है ना भाई साहब, कितना आ रहा है ये 3.38 नहीं, वो सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, वो सही बोल रहा है। कितना बोला तू 338, 45 इंटू 47 इंटू 1.6, सॉरी ये 1.6 भी तो उतरेगा, 4.5 इंटू 47 इंटू 1.6 338.4 338.4। ओके इधर कितना आ गया भाई साहब 9 -10 -10 -6 -16 10⁻⁻16, यहाँ पे 1 2 तो ये हो गया 3.38 और इधर -14 है ना 10⁻⁻14 3.38 मतलब 3.4 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻14, ठीक है। 3.4 इंटू 10⁻⁻14 मीटर्स, ठीक है, -14 मीटर्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके एक और फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, ठीक है, सो विल जस्ट लुक एट दिस सॉल्यूशन ओनली, जो आपका नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो स्कैटर होते हैं, ठीक है। देखिए अल्फा पार्टिकल जैसे जा रहे हैं, ये गोल्ड फॉइल है, सारे अल्फा पार्टिकल्स चितर बितर नहीं होंगे, नॉट ऑल अल्फा पार्टिकल्स विल बी स्कैटर्ड, ओनली अ हैंडफुल ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विल बी स्कैटर्ड। और ये जो अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दैट गेट स्कैटर्ड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin raised to 4 theta by 2, sin raised to 4 theta by 2, where theta is basically the scattering angle, ठीक है। The number of particles scattered at 60 degree, 60 डिग्री पे कितने number of particles is 100 per minute in an alpha particle scattering experiment using gold foil. Calculate the number of particles per minute scattered at 90 degree angle, ठीक है। तो दो एंगल्स आपके दिए हुए हैं, तो आप अगर यहां पे करेंगे, देखो n1 number of alpha particles scattered at 60 degree, ठीक है, upon number of alpha particles scattered at 90 degrees, this will be equal to what, sin 4, ये ऊपर चला जाएगा है ना 90/2 अपॉन sin raised to 4
यहां पे हो जाएगा भाई साहब 60/2। आर बी क्लियर क्लियर क्लियर। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विच हैव बीन स्कैटर्ड एट 60, तो ये आपका फॉर्मूला है बेसिकली, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स which are scattered at a particular angle will be directly proportional to or inversely proportional to sin raised to 4 times the half of the scattering angle, half of the scattering angle। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे करेंगे, देखो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट 60 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट 90 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू sin raised to 4 90/2 ऊपर जाएगा वो, एंड sin raised to 4 60 को इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, तो ये वाला फैक्टर जो है ये ऊपर जाएगा, ये वाला भाई साहब नीचे आ जाएगा। तो यहां पे कर लो भाई साहब, दिस विल बी sin raised to 4 कितना 45 डिग्री, यहां पे हो जाएगा sin raised to 4 30 डिग्री। sin raised to 45 कितना हो जाएगा 1/√2, इसको अगर आप करेंगे 4 टाइम्स, यहां पे sin raised to sin 30 कितना होता है भाई साहब आपका 1/2, ठीक है 1/2 ये raised to 4 टाइम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/√2 into √2 मतलब हो गया आपका 1/4। समझ में आता? √2 into √2 हो गया 2, और फिर आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/16, ठीक है, तो ये हो गया आपका 16/4, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 4। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर, तो आपका भाई साहब n60/n90 ये कितना आया आपका 4। n60 की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब 100 है ना, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट 60 डिग्री एंगल इज 100, तो 100 अपॉन n90 इज इक्वल टू 4, तो n90 को अगर हम इधर लेते हैं नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट 90 डिग्री, दैट विल बी 100/4 दैट इज 25। ठीक है, सो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स व्हिच आर स्कैटर्ड पर मिनट फॉर अ स्कैटरिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री विल बी 25 पर मिनट, 25 पर मिनट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझम, ठीक है। चलिए वैसा यहां पे सवाल आता है इंपैक्ट पैरामीटर का, ठीक है, ऑफ अ 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्कैटर्ड बाय, तो आपका स्कैटरिंग एंगल यहां पे कितना है, स्कैटरिंग एंगल है भाई साहब 90 डिग्री, गोल्ड न्यूक्लियस है, तो आपका भाई साहब Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 79, और यहां पे ऑफ अ 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब आपका काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है कितना 5 मेगा, मेगा मतलब हो गया आपका 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियरम। इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है भाई साहब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कितना हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा/2 है ना, cot स्क्वायर थीटा/2 सही, cot थीटा/2 सॉरी, ZE स्क्वायर ये हो जाएगा ZE स्क्वायर cot थीटा/2, ZE स्क्वायर cot थीटा/2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, अपॉन भाई साहब काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्लियर है, ZE स्क्वायर cot थीटा/2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी, तो इसका तो हम लिख लेंगे कितना 9 × 10⁻⁹, Z मतलब हो गया आपका 79, और E का स्क्वायर इंटू E का स्क्वायर cot थीटा/2 मतलब हो गया cot 45 है ना, cot 45। ओके, इधर नीचे कितना हो जाएगा भाई साहब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इधर है आपका कितना 5 × 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब एक कैंसिल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब किसको साथ मल्टीप्लाई कर दो इसको 1.6 × 10⁻⁻19, cot 45 की tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो cot 45 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, यहाँ पे 5 1 5 18 5 ठीक है, तो आपका भाई साहब ले देकर आता है क्या 1.8 × 79 × 1.6, ठीक है, इधर कितना बचा भाई साहब 10⁻⁹ -19 -6, इसको कर लो भाई साहब कितना आ रहा है 227, एग्जैक्ट 227 ना 227.5, और यहां पे कितना हो गया 9 - 19 हो गया -10 -6 कितना हो गया भाई साहब -16, ठीक है, -16 मतलब इन दोनों को अगर भाई साहब इधर लाओगे तो ये हो गया 2.27 × 10⁻⁻14 मीटर्स, ठीक है, 2.27 × 10⁻⁻14 मीटर। आर बी क्लियरम ऑन दिस वन पीपलम? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये आपका छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा क्या होमवर्क जो होना चाहिए कब आज। ठीक है, सब बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है इसमें, देखो सीबीएसई के स्पेशली, ठीक है, आपके बोर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपका होना चाहिए भाई साहब आज।
है।